नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से काम होना चाहिए, इसको लेकर भी उत्तराखंड के अंदर मंथन जारी कर दिया गया है। बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी आप देखिए किस तरह से ये कार्यक्रम होंगे। श्रीनगर सहकारिता को लेकर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल मेले में विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए। मुख्यमंत्री ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और प्रतिभागियों से संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन यहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। और अधिक प्रगाढ़ करेगा और अधिक मजबूत बनाएगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनको एक बेहतर मंच उपलब्ध कराएगा। भाइयों बहनों, सहकारिता का सिद्धांत मानव समाज का एक प्राचीन सिद्धांत कहा गया है, जिसमें सदैव समाज में सहयोग, एकता और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा दिया गया है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के समग्र हित के लिए काम करता है, तभी असली समृद्धि और स्थायी विकास संभव हो पाता है। यही सहकारिता का सिद्धांत भी है और सहकारिता का आधार भी है। आज के इस आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का महत्व पहले से कहीं अधिक हो गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को उसके तय समय पर पूरा किया जा सके। आज जब पूरा विश्व सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पर्यावरणीय संकटों से, अनेक प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब ऐसे समय में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब एकजुट होकर इन समस्याओं का सामूहिक समाधान खोजें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में भारत ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन का सफल आयोजन किया। उन्होंने उस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ करते हुए कहा था कि सहकारिता भारत के लिए संस्कृति और जीवन पद्धति है। प्राचीन काल में सहकारिता की भावना हमें वसुधैव कुटुंबकम के महान सिद्धांत से स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, जो समस्त मानवता को एक परिवार मानकर सहयोग और सौहार्द की शिक्षा प्रदान करता है। सहकारिता का मूल उद्देश्य केवल स्पर्धा नहीं है, बल्कि सहयोग और सहकार की भावना को बढ़ाना है। इसलिए सहकार से समृद्धि के स्वप्नों को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आजाद भारत के इतिहास में पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय का आप सब ने यहाँ पर मेरे पहुँचने पर मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, मेरा और धन सिंह जी का और सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ पहुँचे हैं। और सच में हमारे छोटे छोटे स्कूल से आए हुए बच्चों ने, हमारी बहनों ने तिलक लगाकर मेरा, धन सिंह जी का और सभी अतिथियों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सभी का हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर गंगा मैया की इस पावन भूमि तथा महर्षि व्यास की तपोस्थली को भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस सहकारिता मेले के माध्यम से आप सभी के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि 7 दिवसीय मेले में विभिन्न सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और हमारे किसान भाइयों के द्वारा उत्पाद जो बनाए जाते हैं, उन सभी को यहाँ पर मंच और उनको प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। और स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी भी प्रदान
की जाएगी। साथ ही हमारे किसान भाई बहनों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हुए रोजगार मेले के आयोजन द्वारा विभिन्न संस्थानों में हमारे 40 युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये मेला सहकारिता की भावना को। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और कर्मचारियों के हित से जुड़े हुए अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने और 50% कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर ही पदोन्नति देने का निर्णय लिया। स्वास्थ्य कर्मियों को यहां सेवा काल में एक बार जिले के भीतर ही विशेष स्थानांतरण की छूट दी गई है, जबकि रायपुर फ्री जोन में छोटे आवासों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत नेपाली, तिब्बती और भूटानी नागरिकों के लिए पहचान प्रक्रिया सरल की गई। कर्मचारियों को जीवन काल में एक बार यहाँ शिथिलीकरण जो किया गया है, ये शिथिलीकरण की बात हो रही है और पदोन्नति लाभ देने का फैसला हुआ। साथ ही निगमों को अपने लाभ का 15% हिस्सा राज्य को लाभांश के रूप में देना भी अनिवार्य किया गया। इन फैसलों से राज्य के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल में 8 विषय थे जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। जी, पहला विषय था ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का विषय था। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन के संबंध में इसमें ये विभाग द्वारा ये बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो हमारे मिनी आंगनवाड़ी केंद्र चलते थे उनको अब पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उनको उच्चीकृत किया जाना है। अब इसके तहत जो पूर्व में नियमावली थी इनकी, वो जो सुपरवाइजर सेवा नियमावली थी उसमें 50% सुपरवाइजर सीधी भर्ती से आते थे और 50% जिसमें से 40% आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से बनते थे और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से बनते थे। तो चूंकि अब मिनी आंगनवाड़ी केंद्र बंद हो रहे हैं, वो पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में ही मर्ज हो जाएंगे, इसलिए नियमावली में एक छोटा सा परिवर्तन है कि पहले 40% जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आते थे और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आते थे, तो अब पूरे 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आएंगे। तो इतना छोटा सा एक परिवर्तन इन्होंने अपनी नियमावली में प्रस्तावित किया था, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। दूसरा विषय ये आवास विभाग का विषय था कि रायपुर एवं उसके समीप के क्षेत्र के अंतर्गत जो विधानसभा परिसर बनना है उसमें फ्रीज जोन बनाया गया था। अब फ्रीज जोन में इसमें आंशिक ये संशोधन किया गया है कि इन क्षेत्रों में जो लो डेंसिटी हाउसिंग है, जो छोटे छोटे अपने लोग घर बना रहे हैं, उसको अलाउ किया जाएगा और जो छोटी दुकानें हैं उनको बनाने के लिए अलाउ किया जाएगा। और इसके लिए जो डिटेल मानक हैं वो आवास विभाग अपने स्तर से तैयार करे। इसके अलावा एक संसदीय और विधायी विभाग का मसला था। इसमें जो सत्रावसान किया गया था वो विचलन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमति दी गई थी। आज इसको कैबिनेट के संज्ञानार्थ रखा गया। एक मत ये था विधायी विभाग का और दूसरा ये था कि राज्य स्थापना के 25वें यानी कि रजत जयंती वर्ष के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की 5वीं विधानसभा का विशेष सत्र करने के लिए आज विधायी विभाग प्रस्ताव लेकर के आया था। तो इस पर निर्णय करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें अधिकृत किया गया। तीसरा मत था ये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का मत था। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली में व्यवस्था ये है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ये जिला काडर है। तो इनका यदि 5 साल इनकी संतोषजनक सेवा इनकी अगर पूर्ण हो गई हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जीवन काल में मात्र एक बार इनका पारस्परिक स्थानांतरण को अनुमति दी जाएगी। और इसमें ये अपने काडर में जिस भी नए जनपद में अपने काडर में जाएंगे वहाँ पे सबसे जूनियर मोस्ट होंगे। इसके अलावा यदि रिक्त पद कहीं पर है तो पहाड़ से पहाड़ में स्थानांतरण किया जा सकेगा
और मैदान से मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में भी स्थानांतरण किया जाएगा। और इसके लिए जो मानक हैं वो इस तरह से विभाग द्वारा बनाए जाएंगे कि कहीं पे कोई विसंगति यानी कि यहाँ कहीं पे बहुत कमी या कहीं पे बहुत अधिकता न हो जाए, उसके लिए मानक विभाग के द्वारा तैयार किए जाएंगे। अगला मत ये कार्मिक विभाग का मत था। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी शिथिलीकरण नियमावली हमारे प्रदेश में है, जिसमें जो कर्मचारी अपनी 50% सेवा किसी पद में पूर्ण कर चुके हैं उनको एक बार अपने जीवन काल में एक बार शिथिलीकरण दिए जाने की व्यवस्था पूर्व से है। लेकिन कुछ विभागों में स्थिति ये बन रही थी कि एक पद से दूसरे पद में, ऊपर वाले पद में जाने के लिए एक निश्चित सेवा चाहिए और पूरे जो अब तक की उनकी सेवा होगी उसकी भी एक सीमा थी, यानी कि 2 कंडीशंस उसमें लगी हुई थी। तो इसमें ये निर्णय हुआ था कि यदि एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने के लिए मान लीजिए 6 वर्ष की सेवा चाहिए और 50% का शिथिलीकरण यानी कि 3 साल का उसको शिथिलीकरण मिल रहा है, तो दूसरा जो कंडीशन लगी थी उसमें भी 3 साल का शिथिलीकरण उनको मिल पाएगा। मत ये था आपका, ये वित्त विभाग का मत था। उत्तराखंड राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हेतु लाभांश वितरण नीति, तो इसमें ये व्यवस्था दी गई है, ये व्यवस्था इसमें प्रस्तावित की गई थी कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि आपका पेयजल निगम, परिवहन निगम, वन निगम, सिडकुल, ऊर्जा निगम आदि, तो इनमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि जो कर के बाद जो लाभ उनका निकल के आता है उनकी बुक्स के हिसाब से, उसका 15% लाभांश राज्य सरकार को देना होगा। इस तरह की एक पॉलिसी वित्त विभाग लेकर के आया था, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। पहले टोटल एसेट पे था, लेकिन उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रहती थी, तो अब इसको थोड़ा क्लैरिटी और लाई गई है इसमें कि अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो उनकी बुक से निकल के आएगा ऑडिटेड अकाउंट के हिसाब से, जो प्रॉफिट टैक्स हटाने के बाद जो आ रहा है उसका। तो प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि बिना पर्चे के यहां दवाई बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने अस्पतालों में सफाई और रंगीन चादर व्यवस्था पर जोर दिया। मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के ही 220 डॉक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि मेडिकल कॉलेज में 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। भविष्य में 280 और डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 42% स्पेशलिस्ट की कमी है और 42% जो ये डॉक्टर की कमी है, जिसे 2027 तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। पूरी तरह से सरकार ने बीड़ा उठा लिया है। दवाई अगर बिना डॉक्टर के लिखी हुई अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश हमने दिए। दूसरा, हमारे हॉस्पिटलों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय हो, अब मरीज भी पर्याप्त आ रहे हैं, व्यवस्थाएं भी हमने पर्याप्त कर दी हैं। अब हमने हर जिले के लिए एक एक नोडल अधिकारी बनाए हैं, चाहे हमारा सचिव हो, चाहे महानिदेशक हो, चाहे अपर सचिव हो। मैंने 13 के 13 जिलों में एक एक नोडल अधिकारियों को कल से भेजा है कि वो हर हॉस्पिटल की सेफ्टी की पूरी जो है वहाँ पे इंक्वायरी करके भी आए। कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाएगा। और अब हमने एक बड़ा काम और किया हॉस्पिटलों में कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जितने हमारे जिला चिकित्सालय हैं और जिले हमारे उप जिला चिकित्सालय हैं, 7 के 7 दिन के लिए पर डे जो है जो चादर रहती है मरीज के उस पर बेड पे, वो हर डे के अलग कलर की होगी और पर डे जो है चादर बदली जाएगी। ये भी हमने किया है। सफाई के लिए भी अब हमने पूरी व्यवस्था कर दी कि हॉस्पिटलों की सफाई अच्छी हो। अभी हमने 220 डॉक्टरों की नियुक्ति की है स्वास्थ्य विभाग में, और इसी एक महीने में हम 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति देने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेजों के लिए। आजकल उनके इंटरव्यू हो रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू भी हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमको 400 असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएंगे। साथ ही हम 280 डॉक्टरों की नियुक्ति और करने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि 2025 तक, दिसंबर तक हमारे हर हॉस्पिटल में जहाँ भी डॉक्टरों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। जैसे हमने नर्सिंग स्टाफ की पूरी कमी पूरी कर दी है, हमने फार्मासिस्ट पूरे भर दिए हैं, हमने एएनएम पूरे भर दिए हैं, हमने टेक्नीशियन पूरे दे दिए हैं, हमने वार्ड बॉय पूरे दे दिए। अब हमारा पूरा फोकस है कि हर हॉस्पिटल में जो है परमानेंट डॉक्टर चले जाए, और जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं
स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए मैं आज फिर दोबारा कह रहा हूँ कि हमारे राज्य में लगभग 42% अभी भी कमी है। हम 400 बच्चों को सरकारी खर्चे पे जो है पीजी करा रहे हैं। ये कुछ बच्चे 2025 में आएंगे, कुछ बच्चे 2026 में आएंगे पीजी करके, और कुछ 2027 में आएंगे। मैंने विधानसभा में भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि 2027 तक उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी कमी भी पूरी हो जाएगी। उत्तराखंड की ही रजत जयंती वर्ष में विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया, लेकिन कहा कि विपक्ष को बराबर बोलने का समय मिलना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि राज्य के निर्माण में संघर्ष और बलिदान देने वालों के सपनों की 25 वर्षों में कितनी पूर्ति हुई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सत्र में पहाड़ों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, ताकि जनता के सामने विकास की वास्तविक तस्वीर सामने आए। हम क्या थे, हम क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिल बैठकर ये विचारें हम सभी। निश्चित तौर पे 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। जब हम रजत जयंती राज्य की मना रहे हैं तो बैठ करके पक्ष को, विपक्ष को, सब लोगों को विचार करना चाहिए कि राज्य बनने से पहले हम लोगों की क्या अपेक्षाएं थी। इस राज्य के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिए, जिन लोगों ने शहादतें दी, जिन लोगों ने संघर्ष किया, लाठी खाई, जेलों में गए, उनके क्या सपने थे। 25 सालों की इस यात्रा में वो सपने कितने पूरे हुए, राज्य में जो विकास की अवधारणा थी वो कितनी पूरी हुई, हम अपने बेरोजगार नौजवानों के पलायन को कितना रोक पाए, हम राज्य में दूरस्थ इलाकों में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, हमारी माता बहनों के सर से घास का, पानी का, लकड़ी का बोझ कितना कम कर पाए। इन सारे विषयों पर निश्चित तौर पे चर्चा होनी चाहिए। सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करते हुए एक सलाह देना चाहता हूं कि दोनों को, पक्ष को, विपक्ष को बराबर का समय मिलना चाहिए और सकारात्मक हमें पूरे इस 2 दिन में राज्य के तमाम इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए जिनके लिए राज्य बना था। जो मुद्दे केंद्र में थे राज्य के आंदोलन के, राज्य के निर्माण के, और ये राज्य के निर्माण की यात्रा 1952 से लेकर के और अब तक राज्य बनने के 25 साल और उससे पहले राज्य के सारे तमाम वो प्रयास जो अलग अलग लोगों ने किए, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि 25 साल इसके पूरे हो रहे हैं, हम युवा अवस्था में प्रवेश कर गए हैं और एक युवा उत्तराखंड जिस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में राजनीतिक नेतृत्व क्या सोचता है, निश्चित तौर पर जनता को जानना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और इनमें महिला सशक्तिकरण, बाल विकास से जुड़े हुए प्रस्ताव को शामिल किया गया और सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन किया गया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार महिलाओं के हित में कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की राज्य सरकार की मांग को हरी झंडी दिखा दी। लगभग 50% पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भरे हुए हैं और भरे भी जाएंगे, और जिससे उनकी यहां परेशानियों का समाधान होगा और सीधा लाभ यहां आम लोगों को मिलेगा। महिलाओं को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नित्य नए कार्य कर रही है और जो धरातल पर देखने को मिल रहा है, चाहे आप 30% 36 आरक्षण देख लीजिए, चाहे सहकारिता विभाग में आरक्षण देख लीजिए, और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में लखपति दीदी योजना को भी अगर आप देखते हैं तो लगातार इस पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। और केंद्र सरकार से जो एक मांग रखी गई थी कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को अब आंगनवाड़ी केंद्र में तब्दील किए जाने की, उससे केंद्र सरकार से हमें हरी झंडी मिल गई। अब 50% से ज़्यादा पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में भरे जाएंगे, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब उससे उनको नहीं जूझना पड़ेगा और इससे आंगनवाड़ी जो क्षेत्र में काम करने वाली हमारी महिलाएं हैं, उनको इससे काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। देहरादून में एनएसयूआई छात्र संगठन ने बढ़ती हुई बेरोजगारी और नशे के खिलाफ खुली जंग रैली यहां आयोजित की है और रैली गांधी पार्क से डिस्पेंसरी रोड स्थित राजीव गांधी की मूर्ति तक निकाली गई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
आजो की और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहां शामिल हुए और प्रीतम सिंह ने कहा कि नशा समाज को खोखला कर रहा है, हर व्यक्ति को इसके खिलाफ सहयोग करना चाहिए। देखिए, नशे की प्रवृत्ति पूरे देश में और प्रदेश में लगातार फैलती जा रही है और नशे की चपेट में यहाँ का नौजवान साथी जो है आ रहा है। सरकार में बैठे हुए लोगों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं और इसीलिए एनएसयूआई के हमारे साथियों ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है ये संदेश देने का प्रयास हो रहा है कि नशे से हम दूर रहें ताकि आने वाला भविष्य हमारा संरक्षित हो सके। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं उस पर खरे उतरते हैं? मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो कभी पूरा नहीं होता। ये स्थिति है जो देश में प्रधानमंत्री की है ना, कि काला धन लाएंगे, सबके खातों में 15-15 लाख रुपया जमा होगा, महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। तो कहीं पर इस दिशा में कार्य होता हुआ दिखाई दिया? तो ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जैसे बड़े भाई वैसे छोटे भाई। चलिए, बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।